बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस वीलॉग के अंदर दो स्टोरीज़, एक तो 9 मई में एक और बेगुनाह की कहानी मुझ तक पहुँची है, इन्वेस्टिगेट किया है मैंने, वो तफसीलात आपके सामने रख देता हूँ। सेकेंडली मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की वापसी, और उनकी वापसी के अंदर कबाहतें क्या हैं, और लाहौर की ड्राइंग रूम की सियासत, लाहौर के कुछ बाखबर लोग इसके ऊपर क्या तज्जिया करते हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ जनाब। सबसे पहले ये फ़ोटोज़ मैं आपको साथ दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये वो साहब है जिनको 10 मई को गिरफ़्तार किया गया। 9 मई के वाक़यात के बाद कहानी क्या है, कैसे बेगुनाह साबित होते हैं, वो मैं तफसीलात सारी आपके सामने रख देता हूँ। ये बच्चे हैं इनके, और इन बच्चों के कपड़ों से, लिबास से इनके आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि ये किस हद तक ज़रिया मुआश इनके लिए इम्पॉर्टेंट है, किस हद तक इन बच्चों का बाप इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। कि बाप जब 4-5 महीने से जेल के अंदर है तो इनका रोज़गार, इनके घर का किचन, इनका खाना पीना सब बंद हुआ पड़ा है। ये ख़ानदान कर्ज़ों के नीचे दबा पड़ा है। इससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि ये इतने दूर उस अफ्तादा इलाके से हैं कि ये लाहौर पहुंच भी नहीं सकते इस केस को परसू करने के लिए बार बार। एनीवेज मैं तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। ये साहब हैं जी, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर इनकी फ़ोटो आ रही होगी। इनका नाम ज़फ़र है। ज़फ़र लाहौर की एक कंपनी में काम करते हैं। एक बेकरी है, बड़ी बेकरी है, और मुझे बड़ी खुशी हुई है, मैं आइंदा के बाद जो उस बेकरी के स्टाफ का रवैया रहा है अपने एम्प्लॉय को लेकर, उसके बाद मैं तो इस बेकरी का आज के बाद कस्टमर हूँ। मैं कभी इस बेकरी से शॉपिंग नहीं करता था, लेकिन मैं इनके स्टाफ के साथ रवैये को देखते हुए मैं इनका फ़ैन हो गया। इस बेकरी का जी हेड ऑफिस है गज्जूमत्ता में। फैक्ट्री, या वो हेड ऑफिस नहीं, फैक्ट्री या वेयर हाउस के जहाँ पे प्रिपरेशन होती हैं, चीज़ें बनती हैं, वो गज्जूमत्ता में, लाहौर का एक इलाका है। वहाँ पर ये ज़फ़र साहब जो हैं, ये वहाँ पर स्वीपर थे। ख़ानदान के मुताबिक ये 1.5 से 2 साल पहले लाहौर तशरीफ़ लाए थे और वहाँ पर इन्होंने मुलाजमत इख्तियार की थी। इनके ख़ानदान के और अफराद भी हैं जो इसी बेकरी के मुलाजमीन हैं। ज़फ़र साहब स्वीपर थे वहाँ पर। 18-20 हज़ार इनकी सैलरी थी। 9 मई की जो अटेंडेंस शीट है उस बेकरी के हेड ऑफिस, वो वेयर हाउस की, उसके मुताबिक 8:07 सुबह के 9 तारीख को, 9 मई को सुबह 8 बजे से लेकर 7:55 तक ज़फ़र बेकरी के अंदर मौजूद थे, हेड ऑफिस के अंदर, वो वेयर हाउस के अंदर मौजूद थे जो गज्जूमत्ता में है। और वो कहते हैं कि जी हम इसकी गवाही भी दे सकते हैं कि ये हमारे पास मौजूद था वेयर हाउस में, कि वहाँ से निकला भी नहीं है 9 मई को। आगे 10 मई को आ जाइए। 10 मई को जनाब 8:11 पर ज़फ़र वेयर हाउस में अंगूठा लगाते हैं, और 7:30 तक ज़फ़र जो हैं वो वेयर हाउस में मौजूद हैं गज्जूमत्ता में। उसके बाद क्या होता है, ज़फ़र का हेड ऑफिस इनकी कंपनी का वो गुलबर्ग के अंदर है, 7 अप पुल के पास। ज़फ़र वहाँ से अपनी तनख्वाह लेने या कोई माली मामलात के लिए गज्जूमत्ता से गुलबर्ग आते हैं कि 9-10 बजे के करीब। वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ अपने माली मामलात सॉर्ट आउट करते हैं, वहाँ से अपने पैसे या तनख्वाह जो भी उन्होंने लेना था वो लेते हैं। ये कलमा चौक से बरास्ता वापस गज्जूमत्ता जा रहे हैं रात 11 बजे के करीब, प्लस माइनस 11 बजे, 10:50, 55, 11:05, 10 मिनट, प्लस माइनस 11 बजे ज़फ़र को वहाँ से पुलिस गिरफ़्तार कर लेती है कि जी ये 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस है। अब एक बंदा जो गज्जूमत्ता में था, जो गज्जूमत्ता से निकला ही नहीं, जो लाहौर के इन एरियाज़ में, कोर कमांडर हाउस, तस्करी टावर, इन एरियाज़ में आया ही नहीं है, और उस बंदे को गिरफ़्तार करके आपने डाल दिया 9 मई के वाक़यात के अंदर। ठीक है, आगे चलिए। तो पहले 5-7 दिन, 10 दिन तो ज़फ़र के घर वालों को पता ही नहीं चला कि ज़फ़र साहब हैं कहाँ पे, और फिर उसके बाद इवेंचुअली पता चलता है कि जी पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया हुआ है, और उसके बाद इस केस को परसू किया जाता है। तो उसके बाद जो सारा स्टाफ है जो वेयर हाउस में मौजूद था, मैनेजर्स, सुपरवाइज़र्स या इनके जो कलीग्स थे, वो तमाम लोग अग्रीड हैं कि हम जाकर कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार हैं कि यार ज़फ़र हमारे पास मौजूद था उस रात को, जब 9 मई को निकला ही नहीं था ज़फ़र। और 10 मई को भी उसकी टाइम लाइन मैच कर लीजिए कि कितने बजे वो यहाँ से निकला, कितने बजे वो गुलबर्ग पहुँचा, गुलबर्ग में कितने बजे उसने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से आइडिया हो जाएगा कितने बजे उसने वहाँ से पैसे लिए अपने हेड ऑफिस से, और कितने बजे वो कलमा चौक पहुँचा, और कितने बजे वो वापस गज्जूमत्ता जा रहा था कि पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। लेकिन यहाँ पर एक बैरियर बहुत बड़ा आ रहा है जो मुझे फैमिली की जानिब से बताया गया, मुझे लगता है वो बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। ज़फ़र बलूचिस्तान के ज़िला बारखान से ताल्लुक़ है इनका, बड़ा डिप्राइव्ड एरिया है हमारा बलूचिस्तान का, बारखान उस एरिया से इनका ताल्लुक़ है। ये उर्दू में या कम्युनिकेशन में यहाँ साल, 1.5 साल, 2 साल हुए इनको आए, ये बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। ये बहुत ज़्यादा उर्दू ना बोल सकते थे, ना बहुत ज़्यादा समझ सकते थे। बहुत बेसिक सी कम्युनिकेशन है इनके जो बाकी कलीग्स हैं उनके मुताबिक, और इनकी फैमिली के मुताबिक। सो मेरी ज़ाती राय ये है कि एक बैरियर ये भी शायद आया कि ये पुलिस को बता ही नहीं सके अपना मुद्दा कि जनाब मैं यहाँ पर क्या कर रहा था, मैं तो वहाँ से तनख्वाह लेने आया था, लेकर वापस जा रहा था, या पुलिस ने इनको टाइम ही नहीं दिया, पुलिस ने इतनी बात ही नहीं की और इनको FIR में रगड़ दिया और इनको उठाकर 9 मई के वाक़यात में डाल दिया। जो बंदा मौजूद ही नहीं था कहीं पर भी, उसको भी 9 मई में गिरफ़्तार कर लिया गया। बाकी कोर्ट ऑफ लॉ में जब केस जाएगा, पहले भी गया हुआ है, मेरी वकील से इनके बात हुई है, अहमद साहब हैं, मेरी मुलाकात तो नहीं है लेकिन मुझे मुनासिब आदमी लगे हैं फ़ोन पे बात करके उनसे, तो उनका केस बहुत स्ट्रॉन्ग है इससे एक दो चीज़ों के ऊपर कि जब गवाही सारे दे रहे हैं बाकी मुलाजमीन, और जब एट द सेम टाइम CCTV फुटेज है, तो फिर ये जुल्म की इंतहा है कि एक बंदा जिसके बच्चे साल 2-2 साल के हैं,
और वो घर भूखे बैठे हुए हैं, दूध से बैठे हुए हैं। और उस एरिया की फैमिली है कि जो लाहौर बार बार पहुंच नहीं सकती, जिनके लिए वहाँ से लाहौर तक सफ़र करके आना का किराया ही बहुत बड़ा अजाब है कि वो किराया ही नहीं अफोर्ड कर सकते। तो बहरहाल जिनके भाई से भी मेरी बात हुई है, होपफुल हैं, पॉजिटिव हैं। बाकी परेशान तो ऑब्वियसली हैं कि रोज़गार कोई नहीं, ज़रिया मुआश को नहीं। कहते हैं हम तो पता नहीं अपने बच्चों का पेट कैसे पाल रहे थे, अब ज़फ़र की बीवी बच्चे जो हैं वो भी हमारे ज़िम्मे आ गए हैं, क्योंकि इसकी 18-20 हज़ार तनख्वाह थी, तो ये तनख्वाह में से बचा बचू के अपने बीवी बच्चों का ख़र्चा पूरा कर लेता था। इस तरह की मज़ालिम की बहुत सारी कहानियाँ हैं जो आती रहेंगी सामने। लेकिन मेरा फिर से वही कोशिश कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, मेरी कोशिश सिर्फ ये है कि ये तमाम लोग जो इस तरह के हैं इनको इंसाफ मिले, इनकी कोई ना कोई मदद की जा सके। और जितनी मैं अपनी ज़ात से मदद कर सकता हूँ उतनी तो मैं कर लेता हूँ। बाकी कोई अगर हेल्प इनकी करना चाहे तो मुझे वो डीएम ट्विटर पे कीजिएगा, मैं डायरेक्टली आपको फैमिली का नंबर कनेक्ट करवा दूंगा, मैं आपको वो नंबर दे दूंगा। आप डायरेक्टली उनको कोई देना चाहें, मदद करना चाहें तो आप डायरेक्टली मदद कर लीजिएगा। बिकॉज मैं इस तरह के मैटर्स में फाइनेंशियल में कभी इन्वॉल्व होता नहीं हूँ, फैमिली से डायरेक्टली आपको कनेक्ट ज़रूर करवा दूँगा। आगे चलिए, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की वापसी 21 अक्टूबर, PMLN की तैयारियाँ, जिम्मेदारियाँ लगा दी गई थी कि फ़लाने MPA, फ़लाने MNA और फ़लाने सदर ने, सिटी सदर ने, तहसील सदर ने, ज़िली सदर ने इतने बंदे लेके आने हैं, जो नहीं लेके आएगा वो उसका जवाब दे होगा। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए इतने फाइनेंसेस आपने कंट्रीब्यूट करने हैं, जो नहीं करेगा वो जवाब दे होगा। इतनी सख्ती PMLN ने की हुई थी और इस लेवल की इनकी मैनेजमेंट चल रही थी, मतलब इतने वो कह लें कि शौक से मैनेजमेंट कर रहे थे सारी। चले मैनेजमेंट चलती गई जनाब। आगे चलिए तो कहानी क्या होती है कि एट वंस मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को ख्वाब आती है बैठे बैठे इनकलाबी बनने की कि फैज़ को भी पकड़ लो, बाजवा को भी पकड़ लो, फलाने जज ने भी फाड़ लो, फलाने जज ने भी फाड़ लो। भाईजान आप सज़ा याफ्ता आदमी, पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, अदालतों से भागकर, जेल से भागकर, और आप बैठकर वहाँ से हुक्म दे रहे हैं कि फ़लाने ने भी फाड़ लो, फलाने ने भी फाड़ लो, फलाने ने भी फाड़ लो। तो उससे बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें गिरा गुजरी हैं। जिन लोगों को आप नाम ले रहे थे, फैज़ ने भी फाड़ लो, बाजवे ने भी फाड़ लो, ये कर दो, वो कर दो, वो जनाब आपकी ज़रा ज़्यादा हो गया थोड़ा सा ना। मैं आप साबिका वज़ीर आज़म है तो मैं सख्त ज़ुबान नहीं इस्तेमाल कर सकता, लेकिन वो आपने थोड़ा सा ना लिमिट्स क्रॉस की हैं, रेड लाइन आपने काफ़ी सारी जगहों पे क्रॉस की है। अब जब आपने वो रेड लाइन क्रॉस की है तो जनाब हर बंदे को, हर डिपार्टमेंट को, जिस तरह सियासतदान को बचाते हुए पूरे मुल्क की सियासी जमातें इकट्ठी हो जाती हैं, मुल्क का बड़ा गर्क कर देती हैं, इसी तरह बाकी इदारे जो हैं वो भी अपने लोगों को आई थिंक प्रोटेक्शन देते होंगे। और उन्होंने कहा कि जनाब फैसल वाडा साहब के थ्रू पैगाम, ये जो कल टेलीविज़न के ऊपर चल रहा था, फैसल वाडा साहब का एक इंटरव्यू, कहते हैं कि जनाब पहले तो इनको मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को जहाज़ में भेजा गया था बांध के, अब बांध कर रख दिया जाएगा कि अगर ये ज़्यादा शोर मचाएंगे ना कि ये करो और वो करो और ये करो और ये बदनामी का बायस बनेंगे किसी के लिए, तो बांध कर रख दिया जाएगा। लिहाजा मुझे ज़ाती तौर पर यह लगता है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का फ़ौरन वापस आने का प्लान जो था वो कैंसिल हो गया, क्योंकि उनको और बयानिया को मिल नहीं रहा। महंगाई, उनके भाई की नायली, ये वो सारा कुछ जो था, अब उनको और कोई नरेटिव मिल नहीं रहा था। उनको लगा कि जनरल फैज़ के ऊपर, जनरल बाजवा के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे तो मामलात बहुत अच्छे हो जाएंगे, आवाम कहेगी बल्ले बल्ले बल्ले। नहीं होना था। इनकी अपनी पार्टी के, मैं क्रेडिबली आपको बता रहा हूँ, इनकी अपनी पार्टी की कोर कमेटी के कुछ जो ज़िम्मेदार और कुछ जो स्मार्ट लोग हैं, उन्होंने भी अपनी पार्टी को बताया था कि जनाब ये फैज़ और बाजवा और जजों वाला और एहतसाब वाला और फाड़ लो और ये कर लो वो कर लो, बयानिया आपको अवाम में पज़िराई नहीं दिला सकेगा। कुछ नया नरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करें, कुछ नया विजन लेके आएँ तो मुमकिनात में से, वरना फैज़, बाजवा, साकिब निसार, फलाना निसार, ये जो है ना, ये कहानियाँ आपको अवाम में पज़िराई नहीं दिला सकता। और उन लोगों की बात नहीं मानी गई। इनको किसी ने कह दिया, शायद मरियम बीबी ने कह दिया, शायद शहबाज शरीफ साहब तो खैर नहीं कह सकते, मुझे पता है। शहबाज शरीफ साहब तो कभी नहीं कहेंगे कि आप एंटी कोई रिटायर्ड जनरल भी है तो उसके खिलाफ आप जाएँ, शहबाज शरीफ साहब नहीं कह सकते, आई कैन टेल यू दैट। खैर वो नरेटिव जो ये बनाने की कोशिश कर रहे थे, उस नरेटिव ने इनके वापसी पे आने, इनके फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर बनने के, नून लीग को पज़िराई मिलने का प्लान जो है वो ठुस कर दिया है। एक दफ़ा आवाज़ पे से टोटल निकल गई है। सब एक दफ़ा बैक एंड पे जाकर ना वो पिक्चर कहते हैं लेड बैक होकर फिर बैठ गए हैं कि अब आगे क्या करना है। आगे क्या करना है ये तो कुछ दिनों के अंदर क्लियर हो जाएगा। आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, पता नहीं ये वीलॉग कितने बजे अपलोड होगा, लेकिन आज ही बहुत सारी चीज़ें, बहुत बड़े बड़े ब्रेक थ्रू जो हैं वो प्रिटी मच पॉसिबल है। लंदन से मेरी ज़ाती राय है, इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, कि आज हो सकता है कि ये प्लान जो है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की वापसी का, ये भी पोस्टपोन हो जाए कि मैं भी फौरी वापस नहीं आ रहा, क्योंकि जो वो लूज़ बॉल्स करा चुके हैं, जो गलती को था ये भी रिसेंटली वो कर चुके हैं सियासी, उसकी सज़ा ना कहीं मिल जाए, उठा कर कहीं जेल में ना डाल दिया जाए। और अब मियाँ साहब ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि इस उम्र में कि यार मैं तो इनकलाबी बना आया थी, मैं तो इतने नेल्सन मंडेला चीज़ वगैरह बना आया थी, तुम फड़ के मैंने फिर जेले पाता है। सो भी हालात वाक़यात नून लीग के बहुत पतले हैं, बहुत बुरे हैं। ठीक है, आप बनाते रहें उनको हीरो,
लेकिन हीरो बनने की जो शराइत हैं कि चुप करके गैस सर करने वाली शराइत जो है, मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि वो सिर्फ शहबाज शरीफ साहब पूरे कर सकते हैं। और शहबाज शरीफ साहब इसीलिए इस्टेब्लिशमेंट को, बाकी तमाम लोगों को भी काबिल कबूल हैं कि शहबाज शरीफ जैसे कहते हैं साथ चल पड़ते हैं, शहबाज शरीफ साहब का कोई रौला नहीं। और वो तो खुद से भी कहते हैं मैं 30-35 साल से इस्टेब्लिशमेंट की आँख का तारा हूँ। बहरहाल ये करंट सर्कमस्टांसिस हैं कि वो जो था ना एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी जुडिशरी और एंटी फलाना, हर किसी एंटी जो नरेटिव बिल्ड करने की नून लीग के कायद नवाज शरीफ साहब ने कोशिश की थी, उसमें से हवा निकल गई है। अब देखें वो नया नारा क्या लेकर आते हैं। वो जो नया नारा लेके आएंगे फिर उस पर बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।